क्या होता है जब एक कागज का टुकड़ा, जिसे हम डिग्री कहते हैं, इंसान की काबिलियत का सबसे बड़ा पैमाना बन जाता है? क्या ज्ञान सिर्फ किताबों और क्लासरूम की दीवारों के अंदर ही मिलता है? ये कहानी एक ऐसे ही 10वीं फेल लड़के की है जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन उसकी जेब में उन्हें पूरा करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। और एक ऐसे तजुर्बेकार करोड़पति की है जिसने अपनी जिंदगी में सफलता की हर सीढ़ी सिर्फ डिग्रियों और क्वालिफिकेशन के सहारे चढ़ी थी। जब उस लड़के ने उस करोड़पति के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर कोई भी उसे पागल ही कहता, तो उस करोड़पति ने ना जाने क्या सोचकर उसे एक मौका दे दिया। उसे कहाँ पता था कि जिस लड़के को वो एक मजाक समझ रहा है, वो उसकी सालों पुरानी कंपनी में एक ऐसा तूफान लाएगा, एक ऐसी क्रांति करेगा जिसे देखकर न सिर्फ वो बल्कि उसकी कंपनी का हर एक इंसान हैरान रह जाएगा। ये कहानी उस जुनून, उस विश्वास और उस असाधारण सोच की है जो साबित करती है कि हुनर किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। गुरुग्राम, मिलेनियम सिटी, शीशे और कंक्रीट का एक ऐसा जंगल जहां हर इमारत दूसरी से ऊंची दिखने की होड़ में लगी थी। इन्हीं इमारतों में से एक थी ओबेरॉय टावर्स, जो ओबेरॉय एंटरप्राइजेस का मुख्यालय थी। ये कंपनी भारत में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। नमक से लेके साबुन तक ओबेरॉय का नाम हर घर में जाना जाता था। इस साम्राज्य के एक छत्र सम्राट थे सचिन ओबेरॉय, 60 साल के एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपने पिता के छोटे से कारोबार को अपनी मेहनत और तेज दिमाग से एक मल्टीनेशनल कंपनी में बदल दिया था। सचिन ओबेरॉय के लिए बिजनेस एक पूजा थी और उस पूजा के नियम थे अनुशासन, परफेक्शन और क्वालिफिकेशन। उनकी कंपनी में चपरासी से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक हर कोई अपनी डिग्री और अनुभव के आधार पर चुना जाता था। उनके लिए किसी इंसान की कीमत उसकी फाइल में लगे सर्टिफिकेट से तय होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस महान साम्राज्य की नींव में दीमक लगनी शुरू हो गई थी। कंपनी का मुनाफा घट रहा था, नए प्रोडक्ट्स बाजार में चल नहीं रहे थे और कंपनी के कर्मचारियों का जोश ठंडा पड़ चुका था। सचिन ओबेरॉय हर रोज अपने शानदार ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े मैनेजरों के साथ मीटिंग करते थे। वो मैनेजर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन दिखाते, मुश्किल अंग्रेजी की शब्दों का इस्तेमाल करते और समस्या की जड़ तक पहुंचे बिना ही सतही समाधान पेश करते। सचिन ओबेरॉय ये सब देखकर थक चुके थे। उन्हें अपनी कंपनी में वो पुराना जुनून, वो आग नजर नहीं आती थी जो उन्होंने और उनके पिता ने मिलकर जलाई थी। इसी शहर के दूसरे छोर पर एक पुरानी सी भीड़भाड़ वाली कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था दिलीप, 24 साल का एक नौजवान जिसके नाम के आगे 10वीं फेल का ठप्पा लगा हुआ था। दिलीप पढ़ने में कभी अच्छा नहीं था, उसका मन आंकड़ों और तारीखों को रटने में नहीं लगता था, लेकिन उसकी आंखें किसी चील की तरह तेज थीं और उसका दिमाग किसी मशीन की तरह चलता था। वो चीजों को वैसे नहीं देखता था जैसी वो दिखती थीं, बल्कि वो उन्हें वैसे देखता था जैसी वो हो सकती थी। घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले वो ओबेरॉय एंटरप्राइजेस की फैक्ट्री के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था, जिसे उसकी मां चलाती थी। दिन भर चाय बनाते और कप धोते हुए दिलीप की नजरें फैक्ट्री के गेट पर टिकी रहती थीं। वो घंटों देखता रहता। वो देखता कि कैसे फैक्ट्री से माल लेकर निकलने वाले ट्रकों को गेट पास के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। वो देखता कि कैसे फैक्ट्री के कर्मचारी उदास चेहरों के साथ अंदर जाते हैं और थके हुए चेहरों के साथ बाहर आते हैं। वो सुनता कि कैसे ट्रक ड्राइवर आपस में बात करते हैं कि फैक्ट्री के अंदर कितना माल बर्बाद होता है। वो देखता कि कैसे कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर अपनी शानदार गाड़ियों में आते हैं और बिना किसी से बात किए सीधे अपने कैबिन में चले जाते हैं। दिलीप को उस बड़ी सी कंपनी में हजारों कमियां नजर आती थीं जो शायद अंदर बैठे किसी एमबीए को नजर नहीं आती थीं। एक दिन दिलीप की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें लाखों का खर्च आएगा। दिलीप के पैरों तले जमीन खसक गई। चाय की दुकान की छोटी सी कमाई से 2 वक्त की रोटी तो चल जाती थी, लेकिन इतना बड़ा खर्च उठाना नामुमकिन था। उस रात दिलीप सो नहीं पाया। वो अपनी मां को खोना नहीं चाहता था। उसने एक ऐसा फैसला किया जो कोई भी सामान्य इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। उसने फैसला किया कि वो सचिन ओबेरॉय से मिलेगा। अगली सुबह दिलीप ओबेरॉय टावर्स के बाहर खड़ा था। उसके कपड़े सामान्य थे, लेकिन उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी। उसने गेट पर खड़े गार्ड से कहा, मुझे सचिन ओबेरॉय साहब से मिलना है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, पागल है क्या? साहब किसी से भी नहीं मिलते। अपॉइंटमेंट है? नहीं, दिलीप ने शांति से जवाब दिया। तो फिर जाए यहां से, टाइम खराब मत कर। गार्ड ने उसे धकियाने की कोशिश की, लेकिन दिलीप वहां से हिला नहीं। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 1 हफ्ता गुजर गया।
दिलीप रोज सुबह आता और शाम तक वहीं खड़ा रहता। धूप, बारिश, भूख, प्यास, वो सब कुछ सहता रहा। उसकी जिद को देखकर गार्ड भी परेशान हो गए। आखिरकार ये बात कंपनी के सिक्योरिटी हेड तक पहुंची और सिक्योरिटी हेड ने ये बात सचिन ओबेरॉय के पर्सनल सेक्रेटरी को बताई। सचिन ओबेरॉय ने जब सुना कि एक लड़का एक हफ्ते से उनसे मिलने के लिए बाहर खड़ा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे अपने कैबिन में बुलवाया ताकि उसे 2-4 बातें सुनाकर भगा सके। दिलीप जब सचिन ओबेरॉय के आलीशान कैबिन में दाखिल हुआ तो एक पल के लिए भी उसकी आंखों में कोई घबराहट या आश्चर्य नहीं था। वो उस कैबिन को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी समस्या का विश्लेषण कर रहा हो। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? सचिन की आवाज में गुस्सा और घमंड साफ झलक रहा था। दिलीप ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, साहब मुझे नौकरी चाहिए। सचिन हंस पड़ा। नौकरी? क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास? मैं 10वीं फेल हूं, दिलीप ने बिना झिझक के जवाब दिया। यह सुनकर सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। 10वीं फेल और तुम मेरी कंपनी में नौकरी करने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गेट आउट! दिलीप अपनी जगह से हिला नहीं। उसने कहा, साहब मुझे सिर्फ 3 महीने का वक्त दीजिए। अगर 3 महीने में मैंने आपकी कंपनी का नक्शा नहीं बदल दिया तो आप मुझे जेल भिजवा दीजिएगा। मैं खुद पुलिस के सामने कहूंगा कि मैंने आपके साथ धोखाधड़ी की है। यह एक ऐसी बात थी जो सचिन ओबेरॉय ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी थी। एक 10वीं फेल लड़का उनकी अरबों की कंपनी का नक्शा बदलने की बात कर रहा था और बदले में अपनी आजादी दांव पर लगा रहा था। सचिन को एक पल के लिए लगा कि यह लड़का या तो पागल है या फिर इसमें कुछ तो खास है। उन्होंने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो जो मेरे ये लाखों की तनख्वाह लेने वाले मैनेजर नहीं कर पा रहे हैं? दिलीप ने कहा, क्योंकि आपके मैनेजर आपकी कंपनी को ऊपर से देखते हैं और मैं उसे नीचे से देखता हूं। मैं जानता हूं कि आपकी कंपनी की असली समस्या क्या है। आपकी फैक्ट्री के गेट नंबर 3 से रोज हजारों लीटर डीजल चोरी होता है क्योंकि वहां का गार्ड ट्रक ड्राइवरों से मिला हुआ है। आपके साबुन के गोदाम में हर महीने लाखों की सीलन से बर्बादी होती है क्योंकि उसकी छत टूटी हुई है और किसी को परवाह नहीं। आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट सम्राट अब बाजार में इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि आपके प्रतियोगियों ने उससे कम दाम में बेहतर क्वालिटी देना शुरू कर दिया है और ये बात आपके किसी मैनेजर ने आपको नहीं बताई क्योंकि वो सब अपनी नौकरी बचाने में लगे हैं। दिलीप एक सांस में बोलता चला गया। वो जो कुछ भी कह रहा था वो इतना सटीक और इतना सच्चा था कि सचिन ओबेरॉय हैरान रह गए। ये वो बातें थीं जो उन तक कभी पहुंची ही नहीं थीं। उन्हें उस लड़के की आंखों में एक जुनून दिखाई दिया, एक ऐसी आग दिखाई दी जो वो सालों से अपनी कंपनी में ढूंढ रहे थे। शायद उन्हें अपने जवानी के दिन याद आ गए जब वो भी बिना किसी डिग्री के सिर्फ अपने जुनून और विश्वास के दम पर आगे बढ़े थे। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और एक ऐसा फैसला किया जिसने उनके सारे मैनेजरों को हैरान कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त देता हूं। तुम्हारी तनख्वाह होगी 10,000 रुपये महीना। तुम्हें कोई पद नहीं मिलेगा, कोई कैबिन नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर होगे। तुम कंपनी में कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन शर्त वही रहेगी। अगर 3 महीने में तुमने कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया जिससे कंपनी को फायदा हो तो मैं तुम्हें सच में जेल भिजवा दूंगा। दिलीप के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, मंजूर है साहब। अगले दिन से दिलीप का मिशन शुरू हो गया। जब कंपनी के बड़े बड़े मैनेजरों को यह पता चला तो सबने उसका मजाक उड़ाया। ऑपरेशन हेड मिस्टर चड्ढा, जो हार्वर्ड से MBA करके आए थे, उन्होंने सचिन से कहा, सर आप एक 10वीं फेल लड़के पर भरोसा करके कंपनी की इज्जत दांव पर लगा रहे हैं। सचिन ने सिर्फ इतना कहा, 3 महीने इंतजार करो चड्ढा। दिलीप ने अपना काम किसी एयर कंडीशन ऑफिस से नहीं शुरू किया। वो सीधा फैक्ट्री के सबसे निचले स्तर पर गया। उसने पहले कुछ दिन सिर्फ लोगों से बात करने में बिताए। वो मजदूरों के साथ उनकी कैंटीन में खाना खाता, ट्रक ड्राइवरों के साथ चाय पीता, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उनकी ड्यूटी पर खड़ा रहता। वो उनसे उनकी समस्याएं पूछता, उनके सुझाव सुनता। शुरू में तो सब उससे डरते थे, उन्हें लगता था कि वो मैनेजमेंट का कोई जासूस है, लेकिन दिलीप के सरल स्वभाव और सच्ची बातों ने धीरे धीरे उनका दिल जीत लिया। उसने अपना पहला निशाना बनाया फैक्ट्री की सबसे बड़ी समस्या, बर्बादी। उसने देखा कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारा कच्चा माल जमीन पर गिरकर बर्बाद हो जाता है। उसने मजदूरों से बात की और एक बहुत ही सरल सा समाधान निकाला। उसने मशीनों के नीचे बड़ी बड़ी ट्रे लगवा दी ताकि गिरने वाला सारा माल उसमें इकट्ठा हो जाए। उस इकट्ठे हुए माल को दोबारा इस्तेमाल किया जाने लगा। ये एक बहुत ही छोटा सा बदलाव था, लेकिन इससे कंपनी को हर महीने लाखों रुपए की बचत होने लगी। उसका दूसरा निशाना था समय की बर्बादी। उसने ट्रक ड्राइवरों के लिए एक नया सिस्टम बनाया। उसने हर ट्रक के लिए एक टाइम स्लॉट तय कर दिया जिससे उन्हें गेट पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता था। उसने लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया कि जो काम पहले 3 घंटे में होता था वो अब सिर्फ 1 घंटे में होने लगा। मिस्टर चड्ढा और दूसरे मैनेजर ये सब देखकर जल भुन गए। एक 10वीं फेल लड़का वो कर रहा था जो वो अपनी महंगी डिग्रियों के साथ नहीं कर पाए थे।
उन्होंने दिलीप के रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। उन्होंने मजदूरों को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, उसके सुझावों को बकवास बताकर खारिज कर दिया। लेकिन दिलीप रुका नहीं। उसने महसूस किया कि कंपनी की सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों का ठंडा पड़ा जोश है। उन्हें लगता था कि उनकी कोई सुनता नहीं है, उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है। दिलीप ने एक सुझाव पेटी शुरू की। उसने ऐलान किया कि जिसका भी सुझाव कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगा, उसे न सिर्फ इनाम मिलेगा, बल्कि उस सुझाव को लागू करने वाली टीम का उसे लीडर भी बनाया जाएगा। ये एक क्रांतिकारी विचार था। धीरे धीरे मजदूरों और छोटे कर्मचारियों ने सुझाव देने शुरू किए। एक पुराने मैकेनिक में मशीन की आवाज सुनकर बता दिया कि उसका कौन सा पुर्जा खराब होने वाला है, जिससे लाखों की मशीन बर्बाद होने से बच गई। एक महिला कर्मचारी ने पैकेजिंग का एक ऐसा नया तरीका सुझाया जिससे मटेरियल की लागत 20% कम हो गई। दिलीप हर अच्छे सुझाव को तुरंत लागू करता और उस कर्मचारी को सबके सामने सम्मानित करता। देखते ही देखते फैक्ट्री का माहौल बदलने लगा। अब कर्मचारी सिर्फ मजदूर नहीं थे, वो कंपनी के हिस्सेदार बन गए थे। उनके चेहरों पर उदासी की जगह एक आत्मविश्वास और गर्व आ गया था। 2 महीने बीत चुके थे। कंपनी के निचले स्तर पर एक क्रांति आ चुकी थी। उत्पादन लागत कम हो गई थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी और कर्मचारियों का मनोबल आसमान पर था। लेकिन ये सब सिर्फ अंदरूनी बदलाव थे। दिलीप जानता था कि असली लड़ाई तो बाजार में है। उसने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। उसने कंपनी के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित प्रोडक्ट सम्राट बिस्किट को चुना। वो बाजार में जाकर छोटे छोटे दुकानदारों, ग्राहकों और बच्चों से बात की तो उसने पाया कि लोग अब सम्राट को एक पुराना और बोरिंग बिस्किट मानते हैं। दिलीप सीधा कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में पहुंचा। वहां बैठे वैज्ञानिकों ने उसे देखकर मुंह बना लिया। दिलीप ने उनसे कहा, हमें सम्राट को बदलना होगा। हमें एक नया फ्लेवर, एक नई पैकेजिंग और एक नई सोच लानी होगी। उसने अपने बाजार के अनुभव से कई सुझाव दिए। उसने चॉकलेट, फ्रूट और मसालों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन सुझाए जिनके बारे में उन वैज्ञानिकों ने कभी सोचा भी नहीं था। मिस्टर चड्ढा को जब ये पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने सचिन ओबेरॉय से शिकायत की, सर ये लड़का अब हमारी कंपनी की इज्जत से खेल रहा है, ये हमारे सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड को बर्बाद कर देगा। लेकिन सचिन ओबेरॉय ने दिलीप को रोकने की बजाय उसे खुली छूट दे दी। शायद वो भी देखना चाहते थे कि ये लड़का और क्या क्या कर सकता है। दिलीप ने दिन रात एक करके R&D टीम के साथ मिलकर सम्राट का एक नया वर्जन तैयार किया, जिसका नाम रखा गया सम्राट नेक्स्ट जन। उसकी पैकेजिंग चमकदार थी, उसका स्वाद नया था और उसकी कीमत उतनी ही थी। 3 महीने पूरे होने में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। मिस्टर चड्ढा और उसकी टीम ने दिलीप को फंसाने का एक पूरा जाल बुन लिया था। उन्होंने बोर्ड मीटिंग के लिए झूठे आंकड़े और रिपोर्ट्स तैयार कर ली थी, जो ये साबित करती थीं कि दिलीप के आने से कंपनी को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हुआ है। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को डरा धमकाकर दिलीप के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए भी तैयार कर लिया था। वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो दिलीप को जलील करके कंपनी से बाहर निकालेंगे और सचिन ओबेरॉय के सामने अपनी वफादारी साबित करेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। बोर्डरूम खचाखच भरा हुआ था। कंपनी के सारे डायरेक्टर और बड़े अधिकारी मौजूद थे। सचिन ओबेरॉय अपनी कुर्सी पर एक जज की तरह बैठे थे। दिलीप एक कोने में चुपचाप खड़ा था। मिस्टर चड्ढा ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। उसने बड़े बड़े चार्ट्स और ग्राफ्स दिखाते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि दिलीप के सारे फैसले गलत थे। उसने कहा, सर, इस लड़के की वजह से हमारी उत्पादन प्रक्रिया बाधित हुई है, कर्मचारियों में अनुशासनहीनता बढ़ी है और हमारे सबसे बड़े ब्रांड सम्राट की पहचान खतरे में पड़ गई है। ये लड़का एक धोखेबाज है और शर्त के मुताबिक इसे अब जेल जाना चाहिए। सारे डायरेक्टर चड्ढा की बातों से सहमत लग रहे थे। सचिन ओबेरॉय का चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्हें एक पल के लिए लगा कि शायद उन्होंने एक 10वीं फेल लड़के पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने दिलीप की तरफ देखा, जैसे वो उससे कोई सफाई मांग रहे हों। इससे पहले कि दिलीप कुछ कहता, बोर्ड रूम का दरवाजा जोर से खुला। अंदर जो लोग दाखिल हुए, उन्हें देखकर वहां बैठा हर शख्स हैरान रह गया। वो फैक्ट्री के 100 से ज्यादा मजदूर, ट्रक ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और कुछ छोटे छोटे दुकानदार थे। उनका नेतृत्व कर रहा था फैक्ट्री का सबसे पुराना फोरमैन राम भरोसे। मिस्टर चड्ढा चिल्लाया, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। सचिन ओबेरॉय ने हाथ के इशारे से सबको शांत किया। उन्होंने राम भरोसे से पूछा, क्या बात है? राम भरोसे ने कांपते हुए लेकिन बुलंद आवाज में कहा, साहब, जो कुछ भी मिस्टर चड्ढा कह रहे हैं वो सब झूठ है। सच तो ये है कि इस लड़के दिलीप ने 3 महीने में वो कर दिखाया है जो आप लोग 30 साल में नहीं कर पाए।
उसने हमें हमारी इज्जत वापस दिलाई है। उसने कंपनी को लाखों का फायदा करवाया है। फिर एक एक करके सब ने बोलना शुरू किया। एक ड्राइवर ने बताया कि कैसे अब उसका ट्रक घंटों इंतजार नहीं करता। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि कैसे उसके एक छोटे से सुझाव से कंपनी की लागत कम हुई। एक दुकानदार ने बताया कि कैसे सम्राट नेक्स्ट जेन के सैंपल उसके यहाँ हाथों हाथ बिक गए और लोग और माल की मांग कर रहे हैं। राम भरोसे ने वो रजिस्टर भी पेश किया जिसमें दिलीप के आने के बाद हुई सारी बचत और फायदों का असली हिसाब किताब था। ये सब सुनकर मिस्टर चड्ढा और उसके साथी मैनेजरों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका बुना हुआ सारा जाल तार तार हो चुका था। सचिन ओबेरॉय अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो सालों बाद इतना खुश और इतना उत्साहित महसूस कर रहे थे। उन्होंने मिस्टर चड्ढा और उसके साथी मैनेजरों की तरफ देखकर कहा, अब सब लोग अभी इसी वक्त अपना इस्तीफा दीजिए और यहां से निकल जाइए। फिर वो दिलीप के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूरे बोर्ड के सामने ऐलान किया, आज से ओबेरॉय एंटरप्राइजेस के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर दिलीप होंगे। पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। एक 10वीं फेल लड़का, अरबों की कंपनी का सीईओ, ये अविश्वसनीय था। दिलीप ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं इस पद के लायक नहीं हूं, मैं तो बस। सचिन ने उसे बीच में ही टोक दिया, तुम इस पद के नहीं बल्कि इससे भी बड़े पद के लायक हो। तुमने मुझे सिखाया है कि कंपनी सिर्फ मशीनों और इमारतों से नहीं बनती, वो लोगों से बनती है। तुमने मुझे सिखाया है कि ज्ञान सिर्फ डिग्रियों में नहीं बल्कि नजरों में होता है। आज से ये कंपनी तुम्हारी है, इसे वैसे ही चलाना जैसे तुम चाहते हो। उस दिन के बाद ओबेरॉय एंटरप्राइजेस का नक्शा सच में बदल गया। दिलीप ने कंपनी चलाने का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब फैसले एयर कंडीशन्ड कमरों में नहीं बल्कि फैक्ट्री के फ्लोर पर लिए जाते थे। कंपनी ने कुछ ही सालों में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए और दिलीप, जो कभी 10वीं फेल था, आज देश के सबसे सफल और सम्मानित बिजनेस लीडर्स में से एक था। लेकिन वो आज भी अपना ज्यादातर समय उन्हीं मजदूरों और कर्मचारियों के बीच गुजारता था जिन्होंने उस पर तब भरोसा किया था जब किसी ने नहीं किया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को उसकी डिग्री या एकेडमिक योग्यता से नहीं आंकना चाहिए। हुनर और काबिलियत किसी कागज के मोहताज नहीं होते। दिलीप के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास वो नज़र थी जो समस्या की जड़ तक पहुंच सकती थी। उसके पास वो हिम्मत थी जो व्यवस्था से लड़ सकती थी और उसके पास वो दिल था जो लोगों को समझ सकता था। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको दिलीप की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो डिग्री ना होने की वजह से खुद को कम समझता है। और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।